फाइन एवरीवन, तो अब हम यहां पे नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं ये सब हमने पढ़ा है, उनके बारे में बड़े डिटेल में स्टडी की हम। तो देखो, एक मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। आपने सबको मिक्स तो कर लिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब आप उनको अलग करना चाहते हो, उन कंपोनेंट्स को। तो कैसे अलग करते हैं उनको? अलग अलग मेथड्स होते हैं अलग अलग मिक्सचर्स को अलग करने के। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं जिसका नाम है फिल्टरेशन। तो क्या करते हैं इस मेथड में? देखो, इस मेथड में कुछ इस टाइप का सेटअप होता है आपके पास, जिसमें आप देख सकते हो कि यहां पे आपके पास एक बीकर है, ठीक है। फिर स्टैंड के हेल्प से एक फनल यहां पे लगाया गया है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, एक चीज होती है फिल्टर पेपर। पता है आपको इसके बारे में? केमिस्ट्री लैब में अपने स्कूल के आप जाके देखोगे, टीचर से पूछोगे तो आप देख पाओगे फिल्टर पेपर को। व्हाइट रंग का होता है, सर्कुलर होता है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स। ध्यान से देखने पर शायद आपको दिखे भी, आसानी से तो नहीं दिखता है। तो उसका यूज करते हैं इसमें। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो ये फिल्टर पेपर है, उसको एक बार फोल्ड करते हैं तो वैसे आधा हो जाएगा, फिर फोल्ड करेंगे तो और आधा हो जाएगा, फिर उसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखो एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना। अब इस कप जैसे स्ट्रक्चर को फनल में जाके लगा देते हैं। समझ में आई आपको बात? तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब सपोज कर लो कि मेरे पास मिक्सचर है किस चीज का, वाटर प्लस चॉक का। हो सकता है ना स्टूडेंट्स, वाटर प्लस चॉक का, इन दोनों का मिक्सचर है, और मैं वाटर और चॉक को अलग करना चाहता हूं। तो ये है मिक्सचर मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। उसको आपको ऊपर यहां फनल में डालना है। तो आप फनल में धीरे धीरे डालोगे इसको, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वाटर है वो फिल्टर पेपर के ये छोटे छोटे पोर्स से निकल के नीचे आ जाएगा बीकर, लेकिन चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े होंगे, तो वो पोर्स से निकल के नीचे नहीं आ पाएंगे, वो ऊपर ही जम जाएंगे। तो हो गया ना, आपका चॉक ऊपर बच गया और वाटर नीचे आ गया, दोनों आराम से अलग हो गए, काम हो गया आपका। आपका जो मिक्सचर था उसके दोनों कंपोनेंट्स अलग हो गए। समझ में आ रही बात? तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैकेनिज्म है ये कुछ वैसा ही है जैसे घर में कई बार आपकी मम्मी क्या करती है, ये छन्नी लेती है ना, इससे चीजों को अलग करती है, इसके हेल्प से चाय बनाते टाइम भी इसका यूज करती है, आपने देखा होगा। तो वहां पे जो मेथड यूज होता है कुछ वैसा ही मेथड यहां पे यूज हुआ है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेथड है ये हर टाइप की चीजों के लिए यूज नहीं किया जा सकता, हर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आपके पास वाटर प्लस सॉल्ट का ये मिक्सचर है तो आप ये मेथड यूज नहीं कर पाओगे। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर आप वाटर प्लस सॉल्ट के मिक्सचर को इसमें डालोगे तो क्या होता है कि वाटर और सॉल्ट तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्सड होते हैं आपस में, तो उसको आप डालोगे तो पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो नीचे आ जाएगा, सॉल्ट और वाटर अलग नहीं होगा, ठीक। लेकिन हाँ, इस टाइप के मिक्सचर्स में के लिए आप उसको यूज कर सकते हो फॉर सेपरेशन। एक छोटा सा टर्म और आप जान लें, इस मेथड में जो चीज आपके पास नीचे आ जाती है, जैसे कि यहां पे वाटर, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो चीज यहां फनल में बच जाती है, जैसे यहां पे चॉक बच गया था, उसको बोलते हैं रेसिड्यू। तो रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट, दीज टू टर्म्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड। तो अब नेक्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूं, इवेपोरेशन। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है और बहुत सारे मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे इंक का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। इंक एक मिक्सचर होता है। जैसे अगर ब्लू इंक है तो इसमें आपके पास वाटर होगा प्लस ब्लू डाई होगा। डाई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आपके पास ब्लैक इंक है तो वाटर के साथ ब्लैक डाई होगा, रेड इंक है तो वाटर के साथ रेड डाई होगा। तो अभी तो हम ब्लू इंक के साथ स्टिक करते हैं क्योंकि जनरली इंक ब्लू ही होता है। तो अगर आपको इसमें से वाटर और डाई सेपरेट करना है तो आप इवेपोरेशन वाले मेथड का यूज कर सकते हो। उसके लिए आप कुछ इस टाइप का सेटअप बनाओगे, ठीक है। आप देखो सेटअप में क्या है, नीचे आपके पास एक बर्नर है गर्म करने के लिए, फिर बीकर है आपके पास, बीकर में ऑलमोस्ट हाफ वाटर है, ठीक है। और उसके ऊपर आप देखो ये वॉच ग्लास यहां पे रखा गया है। वॉच ग्लास कुछ खास चीज नहीं है, ग्लास का बना हुआ होता है, प्लेट टाइप स्ट्रक्चर होता है। इस पे आप थोड़ा सा इंक डाल दो, ठीक, और यहां से आप गर्म करना शुरू करो। तो क्या होता है कि यहां से आप गर्म करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये इंक भी जो है वो भी गर्म होगा। तो इंक गर्म होगा तो उसमें जो वाटर है वो इवापोरेट करना शुरू करेगा। तो आपको यहां से कुछ वेपर्स उठते हुए दिखाई देंगे। तो वेपर्स क्या है, वाटर के वेपर्स निकल रहे हैं। तो कुछ देर तक आपको ये वेपर्स निकलते हुए दिखाई देंगे और कुछ देर बाद फिर बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि पूरा वाटर जो है वो उड़ चुका है इवेपोरेशन से, और पीछे बच जाएगा सिर्फ ब्लू डाई। अगर आपने ब्लू इंक लिया था तो ब्लू डाई, तो हो गया ना, वाटर उड़ गया और आपके पास ब्लू डाई अलग बच गया। तो कंपोनेंट्स अलग कर लिया आपने, ठीक है।
तो ये जो मेथड हमने यूज किया सेपरेशन का, इसमें इवापोरेशन का यूज हुआ है, ठीक है। और यहां हमने क्या किया है, क्या सेटअप बनाया है, क्या स्टेप्स थे, वो मैं लिख भी देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ताकि एग्जाम में अगर लिखना हो तो आपको पता होगा कैसे लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो मेथड है सेपरेशन का, इवापोरेशन, वो आप कई सारे मिक्सचर्स के लिए यूज कर सकते हो। जैसे सिंपली सॉल्ट और वाटर का अगर आपके पास मिक्सचर है, तो उसमें भी सॉल्ट और वाटर को अलग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, उसमें तो इतना सेटअप भी नहीं करना है, आप सीधे बर्नर से इसको हीट करना शुरू करो। वाटर जो है वो वेपोराइज होने लगेगा, ठीक है। आपको वाटर वेपर्स राइज करते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही वाटर का लेवल कम होता हुआ दिखाई देगा। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और फाइनली सारा पानी खत्म हो जाएगा और सिर्फ नीचे व्हाइट सॉल्ट बचेगा स्टूडेंट्स। तो हो गया ना, सॉल्ट अलग निकल गया, ठीक। यही मेथड आप शुगर और वाटर का मिक्सचर है अगर आपके पास, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो वाटर पूरा उड़ जाएगा, नीचे शुगर ही बचेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है सॉल्ट और वाटर के साथ जो मैंने आपको बताया, ये लोग यूज भी करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, समुंदर का जो पानी होता है उसमें वाटर और सॉल्ट मिक्स्ड होता है, तो वहां से आप सॉल्ट निकाल सकते हो। तो कैसे सॉल्ट निकाला जाता है, आप देखो इन डायग्राम्स को देखो। इस तरीके से क्या करते हैं कि फील्ड्स में समुद्र के पानी को बिछा देते हैं, सूरज की गर्मी उसमें पड़ती है, उससे क्या होता है कि वाटर इवापोरेट करने लगता है, और धीरे धीरे पूरा वाटर इवापोरेट हो जाता है, और फाइनली आपके पास सिर्फ व्हाइट सॉल्ट बच जाता है। तो यहां पे आप देखो, एक्चुअली में ऐसा किया जाता है, और समुद्र के पानी से सॉल्ट निकाला जाता है बाय दिस मेथड ऑफ इवापोरेशन। तो अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का, जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स। क्रिस्टलाइजेशन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल लेके। तो कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, बड़े सुंदर दिखते हैं, ब्राइट ब्लू कलर के होते हैं। तो इसको वाटर में हमने मिक्स कर रखा है, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो मिक्सचर है बेसिकली कॉपर सल्फेट और वाटर का। इसमें से कॉपर सल्फेट अलग करना चाहते हैं हम, तो कैसे करें। तो देखो, एक तो तरीका है कि आप इवापोरेशन से इसको अलग कर सकते हो, जो अभी हमने पढ़ा था, इवापोरेशन से। तो क्या करना है उसके लिए, आपको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को बीकर में लेके हीट करना है। हीट करोगे तो वाटर जो है वेपर बन के उड़ना शुरू करेगा, और फाइनली थोड़ी देर बाद आपके पास सिर्फ कॉपर सल्फेट बचेगा। सिंपल, ठीक है। तो आपको ये तरीका पता ही है। तो इस तरह से आप इवापोरेशन के तरीके से भी काम कर सकते हो। लेकिन यहां पे दूसरा तरीका भी है सेपरेट करने का, वही हम यहां पे पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। उसमें आप क्या करोगे कि वंस अगेन आप इसको हीट करना शुरू करोगे, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को, वाटर वेपर उड़ना शुरू करेगा। लेकिन जब काफी पानी उड़ गया होगा तो आप हीटिंग को रोक दोगे यहां पे। जैसे यहां पे तो आप हीट करते ही जाते हो एंड तक, जब तक सिर्फ कॉपर सल्फेट ना बचे। यहां पे वैसा नहीं करोगे। जब पानी काफी कम हो गया है तो आप रुक जाओगे। तो ये आपके पास हो गया है सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आपके पास है, मतलब इसे पानी कम है और कॉपर सल्फेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसको आप ठंडा करने के लिए छोड़ दो, ठंडा होने के लिए छोड़ दो। तो ठंडा होने के लिए जब आप छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट बाहर निकल के आ गया, उसके क्रिस्टल्स बाहर निकल के आ गए हैं, और पानी, ठंडा पानी अलग हो गया है, ऐसा आपको लगेगा, दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी आप कॉपर सल्फेट को अलग कर सकते हो पानी से। और ये जो तरीका है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो कि किसी चीज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, किसी चीज के कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करने के लिए आप छोड़ देते हो, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो, और जब ऐसा छोड़ देते हो तो उसके क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो हम लिख भी सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन इट्स क्रिस्टल्स। समझ में आ रही बात। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, और आप समझ सकते हैं कि इससे भी हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, अब आपके दिमाग में नेचुरली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेपरेशन का मेथड यहां पे जो हमने यूज किया इवापोरेशन, वो बेटर है या फिर ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड बेटर है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ऑब्वियसली यही मेथड बेटर है, तभी तो हमने ये पढ़ा है, नहीं तो सिर्फ यही पढ़ के छोड़ देते। तो ये क्यों बेटर है? एक्चुअली यहां पर जो कॉपर सल्फेट आपको मिला है वो प्योर कॉपर सल्फेट है, और वहां पर जो कॉपर सल्फेट आपको मिला है वो इम्प्योर है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिक्स्ड है। तो ऐसा कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूं। ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था हमारे पास, इसमें ऑब्वियसली वाटर था, कॉपर सल्फेट था, और कुछ इंप्योरिटीज भी थी। आप सोच रहे हो इंप्योरिटीज कहां से है? इंप्योरिटीज कहीं से भी आ सकती है। हो सकता है जो पानी आपने मिलाया था उसी में कुछ गंदगी थी, ठीक। तो इंप्योरिटीज भी थी आपके पास। अब इस वाले मेथड में क्या होता है, पानी उड़ता जाता है, पानी उड़ता जाता है गर्म करने पे, तो पीछे क्या बच जाएगा? कॉपर सल्फेट प्लस इंप्योरिटीज, दोनों चीजें पीछे बच जाएंगी, इसलिए आपको इम्प्योर कॉपर सल्फेट मिल रहा है वहां पे। इसमें क्या होता है,
इसमें देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस सॉल्यूशन में ऑब्वियसली वाटर भी है, कॉपर सल्फेट भी है और इंप्यूरिटीज भी, ठीक है। तो इसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल निकल के बाहर आता है और वाटर और इंप्यूरिटीज पीछे रह जाते हैं। तो यहां पर जो क्रिस्टल्स मिले ना वो सिर्फ कॉपर सल्फेट है, उसमें इंप्यूरिटी नहीं है। समझ में आई आपको बात? इसलिए ये वाला जो मेथड है दैट इज मच बेटर। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल यूज भी है। क्या? ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी। तो देखो, समुंदर में जो पानी होता है आपको पता होगा कि वहां उसमें पानी तो होता ही है, उसमें सॉल्ट मिक्स्ड होता है स्टूडेंट्स, और ऑब्वियसली बहुत सारी इंप्यूरिटीज भी होती है। तो जो सॉल्ट हम खाते हैं ना वो इस ओशन वाटर से ही ऑब्टेन किया जाता है। कैसे ऑब्टेन करते हैं मैं आपको बताता हूं। ओशन का जो वाटर है उसको इस तरफ फील्ड्स पे बिछा देते हैं, ठीक है। सन की गर्मी से वाटर जो है वो इवापोरेट होता है, तो पूरा वाटर धीरे धीरे उड़ जाता है और पीछे आपको इस टाइप की चीज दिखती है। ये क्या है? ये सॉल्ट प्लस इंप्यूरिटी है। उड़ा सिर्फ क्या है? वाटर। सॉल्ट और इंप्यूरिटी दोनों नीचे रह गई है, ठीक है। तो अब इस सॉल्ट में से इंप्यूरिटी को हटाना है हमें। तो देखो क्या करते हैं हम, ये जो सॉल्ट है इसको हम इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं, उसको पानी के साथ मिला के उसका सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। फिर आप समझ रहे होंगे, इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो कुछ पानी उड़ जाता है और आपके पास बचता है कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड इंप्यूरिटीज, ठीक है। फिर इसको आप ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो। ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो तो क्या बचता है आपके पास कि जो सॉल्ट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं और पानी प्लस इंप्यूरिटीज अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्योर सॉल्ट मिल जाता है। तो यहां पर जो आपने किया था उससे वाटर अलग हुआ था, लेकिन सॉल्ट और इंप्यूरिटीज दोनों थे। फिर इस प्रोसेस से गुजरने के बाद प्योर सॉल्ट आपको मिल गया। समझ में आ रही बात? तो आपने कहा कैसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यहां पे यूज किया गया प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम ये लिख भी सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इज आल्सो समटाइम्स यूज्ड टू रिमूव इंप्यूरिटीज फ्रॉम सब्सटेंसेस। तो हमने देखा कि हम बहुत सारी जगहों पे क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन दोनों मेथड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेटर मेथड है। तो क्यों बेटर मेथड है वो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर मेथड कंपेयर टू इवापोरेशन। तो पहला पॉइंट, पहला जो रीजन है वो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि बाय क्रिस्टलाइजेशन वी गेट प्योर सब्सटेंस, व्हेन वी यूज इवापोरेशन वी गेट इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। वो तो हमने देखा ही। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है क्रिस्टलाइजेशन का बेटर होने का, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो मेरे पास शुगर और वाटर का मिक्सचर है और मुझे शुगर और वाटर को अलग करना है। तो अगर मैं इवापोरेशन से करूंगा तो गर्म करूंगा इसको, और देखो बहुत गर्म करना पड़ेगा। क्यों बहुत गर्म करना पड़ेगा? ताकि पूरा पानी जो है वो उड़ जाए और लास्ट में सिर्फ शुगर बचे। तो इस मेथड में बहुत हीटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन यूज करता हूं तो मैं क्या करूंगा, आपको समझ में आ रहा होगा। उस केस में मैं इसको हीट करूंगा, थोड़ा ही हीट करना पड़ेगा ताकि कुछ पानी उड़ जाए, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा तो शुगर के क्रिस्टल्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो इसमें उतनी हीटिंग नहीं होती। अब देखो, क्योंकि इवापोरेशन वाले मेथड में इतनी ज्यादा हीटिंग होती है तो शुगर को आप इतना ज्यादा गर्म कर चुके होते हो कि कई बार शुगर खराब हो जाता है। इतनी हीटिंग के कारण उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं जो कि अनडिजायरेबल है, ठीक। तो वो एक प्रॉब्लम होती है इसमें। जबकि क्रिस्टलाइजेशन वाले मेथड में उतनी हीटिंग नहीं हो रही है तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप समझ सकते हो इस रीजन के कारण भी कुछ सब्सटेंसेस के लिए जहां पे ये हीटिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन ही बेटर है। तो इसको हम लिख भी लेंगे। इन इवापोरेशन सम सब्सटेंसेस में अंडरगो केमिकल चेंजेस और गेट चार्ज्ड ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। ये गेट चार्ज्ड, ये जो है ये टेक्निकल टर्म है उस ओवर हीटिंग के लिए। इन क्रिस्टलाइजेशन नो नीड फॉर एक्सेसिव हीटिंग। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, इस रीजन के कारण, इन दोनों रीजन के कारण क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर प्रोसेस कंपेयर टू इवापोरेशन इन मेनी केसेस। तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स, दैट इज ऑल क्रोमेटोग्राफी। ध्यान देंगे इसके स्पेलिंग पे स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड नाम आपको लग रहा होगा और ये मेथड भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन यहां पर हम उसका सिंपलर वर्जन देखने वाले हैं, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको ये क्रोमेटोग्राफी का मेथड समझाता हूं। जैसे इंक, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इंक में वाटर होता है और डाई होता है, और उन दोनों को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था मैंने? इवापोरेशन। तो हमने देखा था कि हीट करने पे वाटर जो है वो उड़ जाता है और डाई पीछे रह जाता है। लेकिन उस मेथड में एक प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स। इवापोरेशन के मेथड में कई बार कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या प्रॉब्लम थी? देखो, जो डाई बचा था हो सकता है कि उसमें कई सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हो। जैसे खास करके जो ब्लैक डाई होती है ना स्टूडेंट्स, उसे वाटर में सिर्फ ब्लैक कलर नहीं मिक्स होता है, एक्चुअली कई बार और कलर से मिक्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ब्लैक कलर बहुत पावरफुल होता है तो दूसरे कलर दिखते नहीं है।
तो सपोज करो इस ब्लैक डाई में कई सारे कलर्स मिक्स्ड है, सपोज करो 3 कलर्स मिक्स्ड है, उन तीनों को अगर हमें अलग करना है तो कैसे करेंगे? तो मतलब इस डाई में 3 पार्ट हैं, 3 कलर्स मिक्स्ड है, उन तीनों को भी अलग करना है तो वो तो इवापोरेशन से अलग होगा नहीं, तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए हम इस तरीके का एक फिल्टर पेपर लेंगे, रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर क्या होता है ये हमने चैप्टर में पहले भी देखा है। नीचे से थोड़े ऊपर उस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इंक का एक डॉट वहां पे मैंने बना दिया है। तो मतलब ये ब्लैक इंक है, ब्लैक इंक मैंने लिया है, इसके सारे पोर्शंस को मैं अलग करना चाहता हूं, तो उसका मैंने यहां पे डॉट बना दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बीकर में इस तरीके से आप वाटर लो और उसमें इस फिल्टर पेपर को थोड़ा सा यहां पे डुबा दो, सच दैट जो डॉट आपने बनाया था और जो लाइन थी वो पानी से ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह सेटअप आपने कर लिया। अब यहां पे बड़े सरप्राइजिंगली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, थोड़ी देर में आप देखोगे कि जो पानी का लेवल है वो फिल्टर पेपर पे ऊपर चढ़ने लगेगा, मतलब धीरे धीरे पूरा फिल्टर पेपर भीग जाएगा, वेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऐसा होता है, देखो एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा आप घर पे भी करके देख सकते हो। आप एक बाउल लो, उसमें पानी है और एक हैंकरचीफ को वहां पे हैंग कर दो, और थोड़ी देर बाद देखो क्या होता है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे पानी जो है हैंकरचीफ में ऊपर चढ़ने लगेगा और धीरे धीरे पूरा हैंकरचीफ वेट हो जाएगा, ऐसा आप देखोगे। वैसा ही कुछ यहां पर भी होगा स्टूडेंट्स, धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो फिल्टर पेपर है वो वेट हो जाएगा। अब यहां पे क्या होता है कि पानी तो ऊपर चढ़ता ही है, लेकिन आप देखोगे कि जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा ये जो इंक है वो उस पानी में डिसॉल्व होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, और फाइनली आपको दिखेगा कि इस तरह से उस इंक के तीनों कलर आपको अलग होके दिखाई देंगे, समझ लो। तो अगर इस ब्लैक इंक में 3 कलर्स थे, ब्लैक, येलो एंड ऑरेंज, तो वो तीनों कलर आपको ऊपर इस तरह से अलग हुए हुए दिखाई देंगे। तो यहां पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स, इस डाई में जो 3 कलर्स थे अलग अलग, 3 डिफरेंट पार्ट्स थे, वो तीनों अलग हो गए। आपको समझ में आ रही बात? तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पानी पूरा ऊपर चल जाएगा फिल्टर पेपर पे और ये तीनों कलर्स आपको अलग हुए हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप इसको अब ड्राई कर लोगे तो ये तीनों कलर्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे, तो हो गया ना सेपरेशन। डाई के जो तीनों कंपोनेंट्स है वो अलग हो गए, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, आपको शायद ऐसा भी लग रहा होगा कि ये जो तीनों कलर्स है उसका सीक्वेंस कैसे डिसाइड हुआ, मतलब ब्लैक पार्ट जो है डाई का वो सबसे ऊपर क्यों है, ठीक है, और दूसरे कलर्स उसके नीचे इस ऑर्डर में क्यों है। तो देखो होता क्या है कि जो सबसे सॉल्युबल पार्ट होता है डाई का वो सबसे ऊपर मिलता है, और जो सबसे कम सॉल्युबल होता है वाटर में वो सबसे नीचे मिलता है। हम इसको लिख भी सकते हैं, द मोस्ट सॉल्युबल पार्ट ऑफ डाई इज फाउंड एट द टॉप, द लीस्ट सॉल्युबल पार्ट ऑफ डाई इज फाउंड एट द बॉटम। तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक पार्ट है डाई का वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल रहा होगा और जो ऑरेंज है वो सबसे कम सॉल्युबल रहा होगा। तो सबसे सॉल्युबल वाला सबसे ऊपर क्यों मिलता है, उसका रीजन भी है जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। देखो जब पानी ऊपर चढ़ता है ना, तो जो चीज सबसे ज्यादा सॉल्युबल है सबसे पहले वो घुल जाएगी पानी में, सबसे पहले घुल के बहुत ऊपर चली जाएगी। जो चीज ज्यादा सॉल्युबल नहीं है वो बहुत देर बाद घुलेगी, तो बहुत देर बाद घुलने के बाद उसको बहुत कम टाइम मिलेगा ऊपर जाने का, इसलिए वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती है। समझ में आपको बात? तो ये क्रोमेटोग्राफी था। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप पढ़ सको। वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर लिखना पड़े तो आप लिख सको, और आप इसको जब पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल याद भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिससे आप भूलोगे नहीं इसको, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें ये जो वर्ड है ना क्रोमेटोग्राफी, उसमें जो क्रोमा आ रहा है, क्रोमा उसका मतलब ही होता है कलर। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसा मेथड है जिससे जनरली कलर्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी का एक एप्लीकेशन बताया जहां पे इंक के पार्ट्स को अलग किया जा रहा है, बट क्रोमेटोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है और उससे बहुत सारी चीजों को अलग किया जा सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूं। एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो एक तो अभी भी हमने देखा, टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाई। सेकेंड, टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरली ऑब्टेन कलर्स। अच्छा, तो सबसे पहले देखो नेचुरली ऑब्टेन कलर का मतलब क्या है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे हमें कलरफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, कलरफुल लिक्विड्स हम उनसे समहाउ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उनसे जो ये कलरफुल सब्सटेंस या लिक्विड मिल रहा है उसी को बोल रहे हैं नेचुरली ऑब्टेन कलर्स। अब होता क्या है कि इन कलर्स में कई बार बहुत सारे कलर्स मिक्स्ड होते हैं, तो उन कलर्स को अलग अलग करने के लिए आप क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकेंड यूज हो गया। थर्ड एप्लीकेशन या यूज जो है क्रोमेटोग्राफी का, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड।
तो देखो स्टूडेंट्स, कई बार हम डिफरेंट टाइप की मेडिसिन या दवा खा लेते हैं जो हमारे ब्लड में जाके मिक्स होती है। तो डॉक्टर्स को कई बार अगर पता करना होता है कि आपने कौन सी मेडिसिन खाई है, तो उसके लिए वो क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, हमारे बॉडी से ब्लड का एक सैंपल निकालता है और फिर क्रोमेटोग्राफी यूज करके ब्लड और उसमें जो ड्रग है, उसमें जो मेडिसिन है, उसको अलग करता है। तो अलग करके उसको दिख जाएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन हमारे ब्लड में है, मतलब कौन कौन सी मेडिसिन हमने खाई थी। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा भी कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो हाई क्लासेस में हम पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। तो कई सारे मेथड्स अभी तक हम देख चुके हैं फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब एक और नया मेथड देखते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है, ऐसे ही है, सब्लिमेशन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो जैसे देखो, कुछ सब्सटेंसेज होते हैं, कैम्फर, ठीक है, इसको कपूर ही बोलते हैं, तो आपको समझ में आएगा क्या है ये। नेप्थलीन, ये नेप्थलीन बॉल्स आपने देखे होंगे, कई बार आपकी मम्मी जो है ना पुराने कपड़ों में रखती है ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना लग जाए। अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये कुछ खास तरीके के सब्सटेंसेज हैं। क्या खास है इनके बारे में? देखो क्या होता है, जनरली अगर आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, और आप इसको बहुत हीट करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर लिक्विड को बहुत ज्यादा हीट करो स्टूडेंट्स तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सही, जनरली ऐसा होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जिनको जब सॉलिड फॉर्म में आप हीट करते हो तो डायरेक्टली वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में लिक्विड वाली स्टेट आती ही नहीं है। तो ये जो सब्सटेंसेज है इनके पास यही प्रॉपर्टी है। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेज जिनको अगर आप हीट करोगे तो डायरेक्टली गैस बन जाएंगे, वो बीच में लिक्विड वाली स्टेट नहीं आएगी। और सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड को जब हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और कुछ सब्सटेंसेज ये जो प्रोसेस है सब्लिमेशन का वो एग्जिबिट करते हैं, सारे सब्सटेंसेज नहीं करते। जनरली तो सब्सटेंसेज पहले लिक्विड बनेंगे फिर गैस बनेंगे। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है सब्लिमेशन का, इसका भी हम यूज कर सकते हैं कुछ मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। तो एक एग्जांपल लेके ये मेथड मैं आपको समझाता हूं। तो सपोज करो यहां पे चाइना डिस्क में, चाइना डिस्क कुछ नहीं होती है, ग्लास का प्लेट होता है, उसमें हमारे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का। और अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेशन शो करता है, लेकिन सॉल्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं सेपरेशन का, ये तब आप यूज कर सकते हो जब आपके पास एक मिक्सचर हो, उसमें से एक सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करता हो, एक सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करता हो और दूसरा नहीं करता हो। तो इस टाइप का मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अमोनियम क्लोराइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड फॉर्म में अगर आप उसको हीट करोगे तो डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको कूल करोगे तो गैस को कूल करोगे तो वापस वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, बीच में लिक्विड वाली स्टेट नहीं आती है। ठीक है, सब्लिमेशन जो भी चीजें शो करती है उनका यही प्रॉपर्टी होता है। आप क्या करोगे, इसके ऊपर आप एक इन्वर्टेड फनल रख दो इस तरीके से। ठीक है, और फनल के टॉप एंड को मैं क्लोज करना चाहता हूं तो किसी भी तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हो। मैंने कॉटन प्लग्स लगा के उसको क्लोज कर दिया। नीचे से बर्नर से आप इसको हीट करना शुरू करो। तब हीट करना शुरू करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अमोनियम क्लोराइड जो है इसमें वो डायरेक्टली वेपर बनेगा और इसके वेपर्स राइज होते हुए आपको दिखाई देंगे, जबकि सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं होगा, सॉल्ट नीचे ही रहेगा। समझ लो, तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स राइज होते हुए आपको दिखाई देंगे और फिर ये वेपर्स जो है फनल के ऊपर जाएंगे, फनल में ऊपर जाएंगे और फनल को हिट करेंगे। तो देखो फनल का ये जो पार्ट है वो ठंडा होगा, वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि गर्म तो आप नीचे से कर रहे हो ना, तो ये पार्ट फनल का ठंडा होगा। तो जब वेपर्स उसको हिट करेंगे तो वो कूल डाउन होंगे, और कूल डाउन होंगे तो क्या होगा, वापस से सॉलिड स्टेट में आएंगे। तो यहां पे फनल के एज पे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड सेटल हुआ आपको दिखाई देगा। तो क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है ना, अमोनियम क्लोराइड गर्म होकर वेपोराइज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है और फिर यहां पे ठंडा होकर वापस सॉलिडिफाई हो रहा है, जबकि सॉल्ट जो है आपका वो नीचे ही रहेगा। तो धीरे धीरे पूरा अमोनियम क्लोराइड आपको ऊपर सेटल हुआ मिल जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो दोनों पार्ट आपके मिक्सचर के अलग हो गए। तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं इसके स्टेप्स जो है वो लिख भी देता हूं ताकि एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े तो आपको पता होगा कैसे लिखना है। वीडियो को पॉज करके आपको इसको पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ डिफरेंट मेथड टू सेपरेट मिक्सचर्स, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। तो सबसे पहले आप समझो कि इमिसिबल लिक्विड्स का क्या मतलब है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो हमने एक मिक्सचर बनाया वाटर और मिल्क को मिक्स करके, ठीक है, और एक केस में हम मिक्सचर बना रहे हैं वाटर और मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करके, या फिर वाटर और किरोसिन ऑयल को मिक्स करके, ठीक है।
देखो क्या होता है, जब वाटर और मिल्क को आप मिक्स करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है। इस बीकर में वाटर और मिल्क जो है पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं, ठीक है। दोनों को आप अलग अलग नहीं देख सकते हो, ठीक। लेकिन जब वाटर को मस्टर्ड ऑयल या वाटर को केरोसिन के साथ, केरोसिन ऑयल के साथ मिक्स करते हो, तो आपको बीकर में कुछ ऐसा सीन दिखेगा। इसमें आप देखो कि वाटर की एक नीचे लेयर जमा हो गई है और केरोसिन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल की जो लेयर है वो ऊपर जमा हो गई है। मतलब देखा जाए तो दोनों पूरी तरह से मिक्स ही नहीं हुए, जबकि मिल्क के साथ वाटर पूरी तरह से मिक्स हो गया है। तो जब लिक्विड्स इस तरह से पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। और लिक्विड अगर इस तरह से अलग लेयर बना लेती है तो उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। तो आपको समझ में आया इमिसिबल लिक्विड्स क्या होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करना थोड़ा अलग होता है और ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करना अलग होता है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इस केस में सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता होगा, क्योंकि पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो गया सब कुछ। इसमें सब कुछ उतने अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, अलग अलग लेयर में है बस, तो इसमें सेपरेशन करना आसान होता है। तो ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं वही मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, बहुत ईजी तरीका है। अच्छा, आपके दिमाग में हो सकता है एक डाउट और चल रहा हो कि वाटर की लेयर क्यों नीचे है, मस्टर्ड ऑयल या केरोसिन की लेयर क्यों ऊपर है, ठीक है, उल्टा क्यों नहीं है। तो वो तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो मैं आपको बता देता हूं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है और मस्टर्ड ऑयल या केरोसिन की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। तो जिसकी डेंसिटी हाई होगी ना उसकी नीचे लेयर बनेगी, ठीक है, लेयर विल बी एट बॉटम। और जिसकी डेंसिटी कम है तो लेयर विल बी एट टॉप। तो आपको समझ में, वो डेंसिटी से डिसाइड होती है, हमारे लिए ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो देखते हैं कैसे ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। सो आप देखें, इस टाइप का एक एपरेटस लेते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। और आप देखो इसके एंड में एक छोटी सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और यहां पर एक नॉब टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टॉप कॉक, ठीक है। इसको आप ओपन या क्लोज कर सकते हो, ठीक है। उससे ये जो रास्ता है ये खुल जाता है या बंद हो जाता है, ठीक है। तो अभी सपोज करो ये बंद है, आपने इसको रास्ते को बंद कर रखा है, तो आपको जो लिक्विड्स को सेपरेट करना है उनके इमिसिबल मिक्सचर को आप इसमें पोर कर दोगे, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे वाटर और केरोसिन ऑयल का मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप उसको इसमें पोर करोगे, ठीक है। और आपको पता है कि पोर करने के बाद क्या होगा, वाटर की लेयर नीचे बन जाएगी और केरोसिन ऑयल की लेयर ऊपर बन जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी किया था। अब बहुत ही सिंपल सा काम आपको यहां पे करना है, नीचे आपको एक बीकर लगाना है, ठीक है, और इसको आप खोल दोगे थोड़ा सा। तो खोल दोगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हो कि यहां पे जो वाटर है नीचे वो बूंद बूंद करके इस बीकर में नीचे आने लगेगा, उसमें जमा होने लगेगा, ठीक है। तो काफी टाइम जब बीत जाएगा तो वाटर ऑलमोस्ट पूरा नीचे आ जाएगा और केरोसिन जो है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जैसे पूरा वाटर आपको लगे कि नीचे आ गया है, आप इसको बंद कर दो। बंद कर दो तो केरोसिन ऑयल जो है ऊपर रह जाएगा और वाटर जो है वो नीचे जमा हो गया, तो दोनों अलग हो गए ना। तो बड़ा सिंपल तरीका है इस तरह से दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने का। और यहां पे जो प्रोसेस भी है उसको भी मैं राइट डाउन कर देता हूं, लिख देता हूं, ताकि आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकें और एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आपको समझ में आएगा। तो अब ये जो मेथड है इसका आप हर जगह पे वहां यूज कर सकते हो जहां इमिसिबल लिक्विड्स है। तो जैसे कि एक तो आप यूज कर सकते हो फॉर सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज मैं आपको इसका बताता हूं। जैसे माइंस से स्टूडेंट हमें आयरन मिलता है, लेकिन माइंस से जो आयरन हमें मिलता है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी मिक्स्ड होती हैं और हमें उन इंप्योरिटीज को आयरन से अलग करना होता है। तो उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं कि आयरन और इंप्योरिटीज के इस मिक्सचर को बहुत गर्म करते हैं। बहुत गर्म करने पे ये मेल्ट हो जाता है। तो मान लो इस वेसल में आपके पास रखा हुआ है और मेल्ट हो गया है पूरा। थोड़ी देर इसको आप छोड़ोगे ना तो क्या होता है कि इसमें जो आयरन वाला पार्ट है वो नीचे सेटल हो जाता है और उसमें जो इंप्योरिटीज थी वो ऊपर सेटल हो जाती है, ठीक है, दोनों लिक्विड फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं मॉल्टेन आयरन और इसको बोलते हैं स्लैग। इंप्योरिटीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्लैग। अब क्योंकि दोनों इमिसिबल है इसलिए अलग लेयर्स में सेटल हो गई हैं। तो आपको पता ही है कि आगे कैसे इस तरीके का यूज करके आप उनको सेपरेट कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं टू सेपरेट मॉल्टेन आयरन फ्रॉम इंप्योरिटीज। तो इस मेथड का खास करके इन दो जगहों पे यूज होता है। तो अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। जो अभी पहले मैंने आपको जो तरीका बताया उससे मिसिबल लिक्विड्स को तो सेपरेट कर नहीं सकते, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि मिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं वाटर और एसीटोन का। किसका स्टूडेंट्स,
वाटर और एसीटोन के एक मिक्सचर का। एसीटोन भी एक लिक्विड होती है, पता नहीं आपको इसका नहीं पता है कि नहीं है, बट कोई बात नहीं है। दो लिक्विड है, वाटर और एसीटोन, ये ऐसे ही मिक्स हो जाती हैं जैसे कि वाटर और मिल्क हो जाते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था। इन दोनों को सेपरेट करने का मेथड मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपको पता ही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लिक्विड वाटर को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एसीटोन के साथ क्या होगा, लिक्विड एसीटोन को हीट करेंगे और उसका टेम्परेचर जब 56 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो भी वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब एसीटोन जो है जल्दी गैस में कन्वर्ट करना शुरू होगा और वाटर जो है वो लेट से, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये जो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसी का यूज हम यहां पे करने वाले हैं इन दोनों को मिक्सचर से अलग करने के लिए, ठीक है। और यहां पे जो प्रोसेस हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, हालांकि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या है ये प्रोसेस, मैं आपको बताता हूं। तो उसका एक अच्छा सेटअप है, लेट्स हैव अ लुक। तो आप देखो, यहां पे हमारे पास एक फ्लास्क है और उसके नीचे यहां पे बर्नर लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली इस फ्लास्क में हमारे पास ये मिक्सचर होगा, ठीक है, एसीटोन और वाटर का। इसको हम हीट करेंगे थोड़ी देर बाद। अब देखो, इसके ऊपर यहां पे आप देखो थर्मोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। फिर आप देखो, इस फ्लास्क से ये ट्यूब ऐसे निकल के आ रही है इस तरीके से, और ये जो ट्यूब है वो एंड कर रही है एक बीकर में, ठीक है। तो आपको पूरा सेटअप समझ में आया। अब यहां पे एक और चीज होती है, ये जो ट्यूब आ रही है उसके अराउंड इस तरह से एक सेटअप होता है जिसको हम वाटर कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर कंडेंसर। इसमें क्या होता है कि एक इनलेट होता है जिससे कोल्ड वाटर एंटर कर सकता है, यहां पे एक आउटलेट होता है जिससे वो वाटर बाहर निकल जाएगा। तो कोल्ड वाटर के सप्लाई के कारण ये जो ट्यूब है यहां पे वो ठंडी रहती है, ऑल टाइम बड़ी ठंडी रहती है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि आप आगे समझ जाएंगे। अब देखो कैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है इन दोनों को मिक्सचर से अलग करने के लिए। आप मिक्सचर को यहां पे गर्म करना शुरू करते हो, तो जैसे आप गर्म करना शुरू करोगे तो टेम्परेचर यहां पे बढ़ेगा स्टूडेंट्स। टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मोमीटर में क्या होगा, उसकी रीडिंग ऊपर जाना शुरू होगी, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू होगी। आप देखो कि टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो ऊपर जाते जाते 56 डिग्री पे आ जाएगी और वहां पे फिर कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर की रीडिंग नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब है अब फर्दर हीटिंग नहीं हो रही है। आप नीचे से हीट तो कर रहे हो, शुरू में ये गर्म भी हुआ, 56 डिग्री टेम्परेचर तक गया, लेकिन उसके बाद वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। उसी टाइम पे आपको और भी चीजें होती हुई दिखाई देंगी। उसी टाइम पे आपको दिखाई देगा कि यहां से वेपर्स उठना शुरू होंगे। उसके पहले वेपर्स नहीं उठ रहे थे, अब जब ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया है तो वेपर्स उठना शुरू होंगे। तो क्या हो रहा है बताओ मुझे, वेपर्स क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो एसीटोन जो है वो वेपोराइज हो रहा है, उसके वेपर्स ऊपर उठ रहे हैं। वाटर अभी वेपोराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर तो तब वेपोराइज होता है जब टेम्परेचर 100 होता, वो तो हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है वाटर नीचे ही है, जो वेपर्स उठ रहे हैं वो सिर्फ एसीटोन के हैं। एसीटोन के वेपर्स यहां से निकल के इस ट्यूब से होते हुए गुजरेंगे और आप देखोगे कि इस ट्यूब से गुजरते टाइम वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और लिक्विड एसीटोन यहां पे स्टोर होने लगेगा। तो यहां पे एसीटोन लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि ये ट्यूब ठंडी थी ना, ठंडी थी तो जो गैस था एसीटोन का वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए लिक्विड एसीटोन यहां पे एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो आप समझ रहे हो यहां पे क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे कि वेपर उठता ही जाएगा, उठता ही जाएगा, यहां से गुजरता ही जाएगा और एसीटोन यहां पे एक्यूमुलेट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ठीक है, तो आप देखो वाटर पीछे छूटता जा रहा है और एसीटोन जो है यहां कलेक्ट होता जा रहा है, तो दोनों अलग हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये जो टेम्परेचर है बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। उसी टाइम पे आप देखोगे कि अब वेपर्स भी उठने बंद हो जाएंगे और उसी टाइम पे यहां पे एसीटोन भी बढ़ना बंद हो जाएगा। ये सब एक साथ ही होते हुए आपको दिखाई देंगे। समझ में आ रही है बात? फोकस कर पा रहे हो ना? ठीक है, तो अब क्या हुआ है, इसका मतलब यह है कि जितना भी एसीटोन था वो सब वेपोराइज होके यहां पे आ चुका है। यहां पे कोई भी एसीटोन नहीं बचा है। इसका मतलब है कि यहां पे सिर्फ वाटर ही बचा है। तो आप क्या करोगे, हीटिंग को बंद कर दोगे। तो हो गया ना, एसीटोन अलग हो गया आपका, वाटर अलग रह गया, तो मिक्सचर के दोनों पार्ट आपके अलग हो गए। तो इस तरीके से आप डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके अलग कर सकते हो लिक्विड के कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। तो ये जो मेथड था इसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं यहां पे।
समझ में आ रही है आपको? इसके जो स्टेप्स थे वो भी शॉर्ट में मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे डिस्क्राइब करना है इसको। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब देखो, ये जो मेथड है डिस्टिलेशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन इसमें एक कैच है। ये मेथड सिर्फ तब वर्क करता है जब दोनों जो लिक्विड्स मिक्स्ड हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो। जैसे आप देखो, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से काफी डिफरेंस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका 56 है, बहुत डिफरेंस है। तो उसी केस में ये मेथड अच्छे से काम करता है। तो हम लिख भी सकते हैं, दिस मेथड वर्क्स प्रॉपरली ओनली इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तभी ये मेथड ढंग से काम करेगा। अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, इतना ही डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में दोनों लिक्विड के, तो फिर ये मेथड जो है वो ढंग से काम नहीं करता है स्टूडेंट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं छोटा सा कि क्यों काम नहीं करता है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें है वाटर और एक दूसरी लिक्विड जिसका नाम है एक्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट है से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बॉइलिंग पॉइंट है से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा इस केस में, अगर आप इस मिक्सचर को यहां पे रख दोगे और गर्म करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर थर्मोमीटर का बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, 90 तक जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो है ये एक्स लिक्विड जो है उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि एक्स लिक्विड के तो बहुत सारे वेपर्स बनते हैं, लेकिन वाटर भी थोड़ा थोड़ा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, क्योंकि देखो आप 100 तक नहीं पहुंचे हो लेकिन 90 तक तो पहुंच ही चुके हैं ना, तो काफी क्लोज पहुंच गए हो बॉइलिंग पॉइंट के, तो थोड़ा थोड़ा वाटर भी वेपोराइज होने लगता है। तो आप समझ लो कि जो वेपर्स यहां पे बन रहे हैं उसमें थोड़ा वाटर भी है और एक्स भी बहुत ज्यादा है, तो दोनों अच्छे से अलग नहीं हुए ना, तो अब वो सही से काम नहीं कर रहा है। डिस्टिलेशन मेथड जो है इस केस में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कब काम करता है कब नहीं करता है ये आपको समझ में आई बात। अच्छा, इन केस आपको ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगा हो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने बताया, तो आपको रिवाइंड करके सुनना चाहिए। वीडियो से पढ़ने का यही तरीका है कि आप कितने बार भी रिवाइंड करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जब तक आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। चलो एनीवेज, तो अब देखो इस टाइप की जो सिचुएशन हो जाती है जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है तो भी हम लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। उस टाइम पे इस मेथड को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है और उस टाइम उसका नाम हो जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या होता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत हाई लेवल हो जाता है। तो देखो ये जो एपरेटस है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे ये जो फ्लास्क को थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। अब क्या होता है, ये थर्मोमीटर को हटाओ, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर यहां पे कनेक्टेड होता है और थर्मोमीटर जो है इसके ऊपर कनेक्टेड होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नया है यहां पे, और इसके अंदर ये जो बॉल्स आपको दिख रही हैं वो ग्लास की बनी हुई बॉल्स हैं, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये एडिशनल चीज यहां पे ऐड हो गई। तो ये जो बॉल्स हैं इनको ग्लास बीड्स बोलते हैं, और ये जो ट्यूब टाइप मोटी सी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो अब क्या होता है, इसके प्रेजेंस के कारण अब यहां पे अगर दो ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर है जिनके पीछे बॉइलिंग पॉइंट कम है तो भी दोनों अच्छे से अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये लगा दिया तो अब ये दोनों लिक्विड्स भी अच्छे से अलग हो जाएंगे। अब ये कैसे काम करता है, इसके कारण क्या इफेक्ट आता है, कैसे अब दोनों क्लियरली अलग हो जाती है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो बड़ा हाई लेवल हो जाता है। बस आप समझ लो कि इनको भी अलग करने का तरीका है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें छोटा सा बस एडिशन ही करना पड़ता है। समझ में बात आपको स्टूडेंट्स? तो इससे ही आपको थोड़ा संतोष करना पड़ेगा यहां पे। तो अब देखेंगे सम इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हालांकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने उतना डिटेल में नहीं देखा है, बट उसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है बहुत सारी जगहों पे। तो कुछ यूजेस मैं आपको बताऊंगा, दो यूजेस बेसिकली बताने वाला हूं। तो पहला है सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, जैसे आप इस फोटोग्राफ को देखो कि जमीन के अंदर वेल्स होते हैं जिससे पेट्रोलियम निकाला जाता है, और ये जो पेट्रोलियम होता है ऐसी ब्लैक टाइप की लिक्विड होती है, और इसमें एक्चुअली बहुत सारे दूसरे लिक्विड्स मिक्स्ड होती हैं। इसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, और भी बहुत सारी लिक्विड्स इसमें मिक्स्ड होती हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ मिक्सचर, अ मिक्सिबल मिक्सचर ऑफ ऑल दीज लिक्विड्स।
ठीक है। तो इससे ये सारी चीजें हम अलग कर सकते हैं और की भी जाती है इन इंडस्ट्रीज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आ रही बात? ये सारे प्रोडक्ट्स आपको पता भी होगा ना, पेट्रोल डीजल, इससे हमारी कारें चलती हैं। केरोसिन वाल भी आपको पता होगा, इससे लैंटर्न वगैरह जलाया जाता है खासकर गांव में। दूसरा यूज जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे आसपास हवा होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है, और उस हवा में बहुत सारी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऐसे बहुत सारी गैसेज होती हैं। तो इन सारी गैसेज को अलग करना है, अगर आपको हवा है आपके पास में सारी गैसेज मिक्स्ड हैं, इन सबको अलग अलग करना है, तो उसके लिए भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हो। तो दूसरा यूज है इसका फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन एयर लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एक्सेट्रा। तो समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ गैसेज फ्रॉम एयर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो एयर है दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर। ये तो आपको पता ही है, एयर जो है वो मिक्सचर होती है, उसमें बहुत सारे गैसेज होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से गैसेज? नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है एयर में। उसके बाद कौन सी गैस होती है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये दोनों गैसेज ही सबसे ज्यादा होती हैं, उसमें भी नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा। फिर बाकी गैसेज जो होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है। आर्गन, आर्गन, ठीक है, ये भी कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है। और भी कुछ गैसेज होती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो तो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, उनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एयर जो हमारा मिक्सचर है उससे ये सारी गैसेज को अलग किया जाए। तो कैसे अलग करेंगे इन सारी गैसेज को स्टूडेंट्स? तो देखो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। ये जो एयर होती है, सबसे पहले उसको हम एक फिल्टर से क्रॉस कराते हैं। फिल्टर, देखो फिल्टर आप सोच सकते हो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, जिसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सोचो कि जब एयर को हम इससे पास कराएंगे तो एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे स्टूडेंट्स, ड्यू टू पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन के कारण इनमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उस एयर को जब क्रॉस कराया जाएगा तो यहां पर आपके पास सिर्फ क्लीन एयर ही पहुंचेगी, क्लीन एयर। डस्ट पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर रोक देगा, फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स को यहीं रोक देगा, यहां पर आने नहीं देगा स्टूडेंट्स। तो फिल्टर से पास करने के बाद हमारे पास क्लीन एयर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो क्लीन एयर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, और उसका प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं मतलब उसको ठंडा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठंडा कर रहे हैं। तो वो किसी भी गैस के साथ जब ऐसा करते हैं कि उसका टेम्परेचर कम कर दिया, बहुत ठंडा कर दिया, और प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो एयर जो है वो तो गैस है, उसके बाद हमने ऐसा ही किया तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, लिक्विड एयर। ठीक है, तो ये जो एयर गैसियस फॉर्म में थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे छोटा सा कैच है, ये जो एयर है उसमें गैसेज ही तो है। तो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, तो यहां पे वो नाइट्रोजन गैस लिक्विड नाइट्रोजन बन गई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ऑक्सीजन पहले हमारे पास गैसियस फॉर्म में था, वो यहां पे लिक्विड फॉर्म में होगा। आर्गन, आर्गन, आर्गन हमारे पास यहां पे गैसियस फॉर्म में था, यहां पे लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन स्टूडेंट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, वो सॉलिड बन जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसको कई बार ड्राई आइस भी बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक और नाम है ड्राई आइस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो क्लीन एयर थी जिसमें बहुत सारी गैसेस थी, उनका जब टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं तो इस एयर की सारी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग हो ही गया, ठीक है, वो तो सॉलिड है, अलग हो गया वो। ठीक है, अब ये जो लिक्विड एयर बची उसमें हमारे पास है ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये आर्गन। ठीक है, अब इन तीनों को भी अलग करना है स्टूडेंट्स, इन तीनों को भी अलग करना है इसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है हमने देखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए करना पड़ता है स्टूडेंट्स क्योंकि ये तीनों जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में उतना अंतर नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन का मैं आपको बताऊं बॉइलिंग पॉइंट तो वो है -183 डिग्री सेंटीग्रेड।
और आर्गन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है स्टूडेंट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद सारी की सारी गैसेज जो हैं वो अलग हो जाएंगी, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कौन सी गैस वेपोराइज होके निकलेगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? मतलब आप बात को समझें, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले एक गैस के वेपर्स निकल के यहां पे एक्युमुलेट होते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। फिर दूसरी गैस के वेपर्स आएंगे और फिर यहां पे लिक्विड फॉर्म में एक्युमुलेट होंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन के वेपर्स एक्युमुलेट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले एक्युमुलेट होता है फर्स्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सबसे कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए सबसे पहले आपको नाइट्रोजन के वेपर्स उठते हुए दिखाई देंगे और वो बीकर में एक्युमुलेट होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आर्गन देखो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन का, उसके बाद है ये आर्गन का। तो सेकंड नंबर पे आपको आर्गन मिलेगा, ठीक है। और फिर नीचे क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन गैस आपको निकलते हुए दिखाई देगी। तो इस तरीके से नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, ये सारे की सारी गैसेस क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले नाइट्रोजन मिलेगा, फिर आर्गन मिलेगा और फिर ऑक्सीजन मिलेगा। सबसे पहले नाइट्रोजन क्यों मिलेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, लिस्ट है, सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सबसे पहले वेपोराइज हो जाएगा, उसके बाद आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो ये उसके बाद वेपोराइज होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट तीनों में सबसे हाई है, तो ये सबसे लास्ट में वेपोराइज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं थोड़ा लंबा प्रोसेस है। पहले हम एयर से डस्ट पार्टिकल्स हटाते हैं फिल्टर से पास करके, फिर उस क्लीन एयर को लिक्विफाइड करते हैं, ठीक है। और उसमें खास बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहीं पे अलग हो जाता है। फिर जो लिक्विड है उसमें कई सारी गैसेस हैं तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन, आर्गन अलग अलग हो जाती है।